Hello students. So in this video we will cover our chapter carbon and its compounds second part. So the chapter will be completed in this video. So in first video we have completed till homologous series and we have studied function group also just लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से हम फंक्शनल ग्रुप को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो ये अदर एटम्स होते हैं कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो कार्बन चेन पे लग जाते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं। तो इसमें आपके काफ़ी तरह के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, लेकिन इन अवर सिलेबस इन 10th क्लास वी हैव ओनली 5 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हेलो ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हेलो ग्रुप में क्या आते हैं, जब आपके कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड पे चेन पे कार्बन की चेन पे अगर हेलोजन मेंबर लग जाएगा तो वो हमारा कहलाएगा कौन सा, हेलो ग्रुप। हेलो में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आपके हेलोजन मेंबर होते हैं। तो इसमें हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला देखेंगे कि अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लग जाएगा तो उसका कैसे नेम करेंगे हम, तो वो आपका हेलो ग्रुप कहलाएगा। एल्कोहल के लिए आपको पहचानना है क्या, OH ग्रुप, OH लगा होगा जिसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल होगा। एल्डिहाइड में CHO होगा जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन सिंगल के साथ रहेगा। कीटोन में C डबल बॉन्ड O रहेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH रहेगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब इनकी हम नेमिंग करेंगे, दो तीन एग्जांपल्स देख लेते हैं। वन एग्जांपल है इसमें, देखते हैं। हेलोजन मेंबर, तो ये प्रेफिक्स और सफिक्स लगते हैं। प्रेफिक्स क्या होता है, जो स्टार्टिंग में लगता है, और सफिक्स क्या होता है, जो एंड में लगता है। तो अगर आपका क्लोरीन लग गया तो आप क्लोरो वर्ड यूज़ करोगे प्रेफिक्स में, ब्रोमीन लग गया तो ब्रोमो यूज़ करोगे, आयोडीन लग गया तो आयोडो। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल देखो, ये था हमारा प्रोपेन का। प्रोपेन में क्या होता है, कार्बन के 3 एटम्स होते हैं और हाइड्रोजन के आपके 8 एटम्स होते हैं। बट यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम की जगह रिप्लेसमेंट कर दिया है किससे, हेलोजन मेंबर से। तो हेलोजन मेंबर आप देखोगे यहाँ पे कौन सा लिया गया है, यहाँ पे क्लोरीन हेलोजन मेंबर लिया गया है। तो यहाँ पर इसका नेम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपने देखा क्लोरीन एटम है तो पहले क्लोरीन का नेम आएगा। क्लोरीन के लिए अभी बताया मैंने प्रेफिक्स क्या यूज़ करेंगे हम, क्लोरो। तो यहाँ पे वर्ड यूज़ करा है क्लोरो प्रेफिक्स। अब क्योंकि ये 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन एटम्स की चेन है एल्केन फैमिली की, तो वहाँ पे प्रोपेन आ जाएगा 3 कार्बन चेन के लिए। 2 के लिए इथेन, 3 के लिए प्रोपेन आएगा, प्रॉप है ना, ब्यूट, पैंट, ऐसे। तो इसका नेम क्या हो गया, क्लोरो प्रोपेन हो गया। क्लियर। तो अगर यहाँ पे ब्रोमीन लग जाता तो ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। 4 कार्बन की चेन आ जाएगी, उसके संग क्लोरीन लग जाएगा तो क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपको प्रेफिक्स तो आपको हेलोजन लेना है, क्लोरीन की जगह क्लोरो, ब्रोमीन की नेम पर ब्रोमो लेना है, और बाकी चेन एल्केन की ही रहेगी तो उसको नेम हम सफिक्स में एल्केन की ही चेन के अकॉर्डिंग नहीं कर दिया जाएगा। अब दूसरा वाला फंक्शन ग्रुप अभी मैंने बताया एल्कोहल। एल्कोहल के लिए हम जो पहचानोगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे एल्कोहल को, एल्कोहल के लिए आपको पहचानना है OH ग्रुप लगा मिलेगा, आपको OH ग्रुप लगा मिलेगा। और इसके लिए प्रेफिक्स जो आप यूज़ करोगे लास्ट में जो लगाओगे प्रेफिक्स, तो आप चेन ही काउंट करोगे, चेन जो रहेगी जितने की वही प्रेफिक्स में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सफिक्स यूज़ करा जाएगा, यानी सफिक्स मतलब लास्ट में OL यूज़ कर दोगे आप, OL। तो यहाँ पे देखो कार्बन एटम्स की चेन कितने की है, 1 2 3, 3 की है। तो 3 के लिए प्रोपेन यूज़ करते हैं। तो आप क्या करोगे, जो प्रोपेन में E आएगा ना, ई को आप रिप्लेस कर दोगे किससे, OL से रिप्लेस कर दोगे। तो OH लग रहा है क्योंकि यहाँ पे, तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपेनॉल। तो जो एल्कोहल का हम नेमिंग करते हैं तो एल्केन के ई में से लास्ट हटा के OL लगा देंगे सफिक्स में। ठीक है। अगर यहाँ पे 2 कार्बन होते, CH3 और OH लग जाता उस पर, तो उसका इथेनॉल हो जाता। 4 कार्बन की चेन होती और OH लग जाता लास्ट में, तो उसका आंसर नेम क्या हो जाता, ब्यूटेनॉल हो जाता। क्लियर। तो इस तरीके से आपको OH लगा मिलेगा, तो सफिक्स आपको OL लगाना है लास्ट में। नेक्स्ट, अब एक एल्डिहाइड का एग्जांपल देखो। एल्डिहाइड में आप सफिक्स यूज़ करोगे AL, इसमें हमें AL सफिक्स यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे AL सफिक्स यूज़ करेंगे। तो देखो चेन इसकी, यहाँ पे भी कितने कार्बन एटम्स हैं, 3 कार्बन एटम्स हैं। एल्डिहाइड का जो फंक्शन ग्रुप है वो CHO है, तो यानी कि जो C इसमें यूज़ होता है वो चेन में ही काउंट होगा। इसके फंक्शन ग्रुप का जो C है, कार्बन है, वो चेन में काउंट होगा। तो 3 कार्बन के लिए अभी बताया प्रोपेन। प्रोपेन में से जो E आ रहा है उसको रिप्लेस कर दोगे किससे, AL से।
तो इसके लिए इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा, क्योंकि CHO लग रहा है तो प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आपका क्लियर। तो आपको इसमें क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, कंपाउंड गिवन होगा तो उसमें आइडेंटिफाई करवाएगा कि विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। तो अगर आपको CHO मिलेगा तो CHO का आप नाम लिख दोगे एल्डिहाइड, OH लगा मिलेगा कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप तो उसको आप क्या लिख दोगे, एल्कोहल। अब फोर्थ वाला देखो, कीटोन। कीटोन में ये बहुत तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एस्टर्स भी होता है आपका, ईथर भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में जो ये टेबल है सिर्फ इतने ही हैं, वही आपको प्रिपेयर करने हैं। कीटोन में आपका फंक्शनल ग्रुप तो है C+O, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन के संग डबल बॉन्ड में होता है, और ये हमेशा चेन में बीच में मिलेगा। जैसे अभी आपने OH देखा, लास्ट में मिल सकता है, OH बीच में भी मिल सकता है, स्टार्टिंग में मिल सकता है, एल्डिहाइड भी आपका बीच में, लास्ट में चेन में मिल सकता है, लेकिन जो कीटोन ग्रुप होता है वो हमेशा चेन में बीच में ही प्रेजेंट होगा कार्बन, क्योंकि इसके इधर और इधर साइड, दोनों साइड कार्बन का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखो जो C+O लगा हुआ है वो आपका सेंटर में लगा हुआ है, यानी कि चेन के बीच में ही आ रहा है। ये देखो, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड इसमें कार्बन दोनों साइड आ रहे हैं, तो इसमें भी जो C+O का जो C है वो भी कार्बन की चेन में ही काउंट होगा। तो यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स हैं, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, लेकिन यहाँ पे लास्ट में E हट के क्या आ जाएगा, ऑन, प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन में ये जो प्रोपेन का E हट के ऑन आ गया, प्रोपेनॉन हो गया इसका IUPAC नेम। क्लियर, तो ये हमारा कीटोन वाला भी क्लियर। नेक्स्ट हमारा लास्ट फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम सफिक्स जोड़ते हैं ऑइक, यानी कि ई हटा के, एल्केन में से ई हटा के ऑइक लगा देंगे। इसका फंक्शनल ग्रुप पहचानने का है COOH। इसमें जो C ऑक्सीजन के संग जो ऑक्सीजन आएगा सिंगल वाला ऑक्सीजन एटम, वो डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, और OH सिंगल आएगा। तो इसमें भी जो COOH का C है वो काउंट होगा किसमें, कार्बन की चेन में हमारा ये काउंट होगा। तो इसमें आप देखो 3 कार्बन एटम्स की चेन है, तो 3 कार्बन एटम्स के लिए फिर से हम प्रोपेन वर्ड यूज़ करेंगे, और प्रोपेन में से E हटा के हम सफिक्स ऐड कर देंगे यहाँ पे ऑइक, तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। बाकी आपने वो एल्कीन एल्काइन के स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी पढ़ लिए थे। तो इस तरीके से आपके फंक्शनल ग्रुप्स क्लियर हो गए, उनके नेमिंग हमने क्लियर कर ली, हेलोजन मेंबर्स की, अल्कोहल की, एल्डिहाइड की, कीटोन की और कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि अल्कोहल का पहचाने का फंक्शनल ग्रुप OH है, और इसके नेमिंग करते समय सफिक्स में लास्ट में OL लगता है। एल्डिहाइड का जो पहचाने का फंक्शनल ग्रुप है वो CHO है, और इसके एल्डिहाइड में सफिक्स में लास्ट में AL लगेगा। कीटोन का आपका C+O है, और लास्ट में ऑन लग जाएगा ONE। कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH है, और इसमें लास्ट में ऑइक एसिड लग जाएगा। क्लियर नाउ, ठीक। अब हमारा एक टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब कार्बन कंपाउंड्स कौन कौन सी रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है कंबशन। कंबशन मतलब किसी चीज़ का बर्निंग करना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम कार्बन कंपाउंड्स को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या क्या प्रोडक्ट में हमें मिलता है। तो कंबशन क्या है, द प्रोसेस इन विच carbon compounds burn in the presence of oxygen to give CO2, water, heat and light is known as combustion। तो combustion में जब आपको याद रखना है कि कार्बन का कंपाउंड जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो ये आपके 2 मेन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगा और वाटर को फॉर्म करेगा। और आपको पता ही है लाइट तो फॉर्म होगी और हीट प्रोड्यूस होगी जब भी कोई कार्बन का कंपाउंड्स बर्न होगा। तो आपको जब भी कार्बन के संग हाइड्रोजन का कंपाउंड लग के कोई भी कंपाउंड आ रहा है और ऑक्सीजन के संग प्रेजेंस में आप उसको बर्न कर रहे हो, तो CO2 एंड वाटर को आपको फॉर्म करना है। तो CH4 यहाँ पे कौन है, ये मीथेन है, यानी कि कार्बन का कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है। तो मीथेन यहाँ ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रही है, तो क्या फॉर्म कर रही है, CO2, वाटर, हीट एंड लाइट। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स। तो इसलिए कार्बन के कंपाउंड्स फ्यूल की तरह यूज़ होते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल जाते हैं और लॉट ऑफ हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जब भी कार्बन कंपाउंड्स आपके बर्न होते हैं, कंबशन करते हैं। क्लियर। अब आपको पता है कार्बन कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन्स आपने पढ़े थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पढ़े थे। तो सैचुरेटेड में तो हमने एल्केन्स पढ़े थे, जो आपके सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन एटम्स के बीच में, उन्हें एल्केन्स कहते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपके जनरली मतलब ज़्यादातर देखें तो बर्न होते हैं एयर में, कैसी फ्लेम के साथ, ब्लू फ्लेम के साथ, यानी कि ब्लू कलर की फ्लेम छोड़ते हैं ये, और
नॉन सूटी होती है वो। नॉन सूटी मतलब विदाउट ब्लैक स्मोकिंग, यानी कि ब्लैक स्मोक नहीं होगी, काला धुआं नहीं होगा उनके जलने पे। जैसे घर में जो एलपीजी सिलेंडर आपका होता है उसमें जो गैस होती है वो ब्यूटेन होती है, वो एल्केन फैमिली की है, यानी कि सैचुरेटेड है। तो जब वो जलती है तो वो ब्लू कलर की फ्लेम कलर होता है वो, और वो बिना स्मोक के जलती है। जब अनबर्नड पार्टिकल्स होते हैं, जब वो जलते हैं अनबर्नड यानी कि अनसेचुरेटेड, तो वो ब्लैक कलर की स्मोक छोड़ते हैं। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, एल्कीन एंड एल्काइन, वो आपके बर्न होते हैं येलो कलर की फ्लेम के साथ। जैसे आप ऑयल, सरसों के तेल का, मस्टर्ड ऑयल का आप दीपक उसको बर्न कीजिए तो क्या होगा, वो ब्लैक कलर का सूटी फ्लेम छोड़ेगा और ब्लैक कलर की होगी, और येलो कलर की फ्लेम होगी उसकी। तो यानी कि अनसेचुरेटेड आपके ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जलते हैं, और ये सूटी फ्लेम होती है वो ब्लैक कलर की होती है। परसेंटेज ऑफ कार्बन हायर होता है सच अनसेचुरेटेड में, किसके कंपैरिजन में, सेचुरेटेड के कंपैरिजन में। इसलिए वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाती है एयर में। कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होने का मतलब है ऑक्सीजन के साथ पूरी तरह जल नहीं पाती है, अनबर्नड पार्टिकल्स रह जाते हैं। तो वो अनबर्नड पार्टिकल्स ही ब्लैक कलर की स्मोक को छोड़ते हैं फ्लेम, और वो येलो कलर की होती है। क्लियर? तो ये कंबशन रिएक्शन हो गई आपकी कार्बन कंपाउंड्स की। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन, यानी कि कार्बन कंपाउंड्स का हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाली, एल्कोहल्स को हम कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल सकते हैं। अब एल्कोहल क्या होता है, OH है, एल्कोहल फैमिली क्या बताइए, OH, और कार्बोक्सिलिक एसिड COH। अब ये इथेनॉल का एग्जांपल लिया है इन्होंने, तो इथेनॉल आपका, इथेनॉल के लिए 2 कार्बन एटम और OH लग रहा है तो OL आ गया, ठीक है। और ऐसे इथेनोइक एसिड के लिए 2 कार्बन CH3COH आपका, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो इथेनॉल को हाउ वी कैन कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथेनोइक एसिड, हम एल्केलाइन KMnO4 का या एसिडिक पोटेशियम क्रोमेट, ये KMnO4 तो है पोटेशियम परमैंगनेट, और जो एसिडिक K2Cr2 लिख रहा है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। इनमें से दोनों में से किसी की प्रेजेंस में आप रिएक्ट करा दो इथेनॉल को, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पे KMnO4 और K2Cr2 का क्या काम है इस रिएक्शन में, रोल पूछा गया है। तो इसमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे हैं, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कराने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं ये इथेनॉल को, ताकि ये इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाए। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। ये ऐसे भी आ जाती है, कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथेनोइक एसिड। तो आपको ये रिएक्शन लिख के दिखानी है। इसमें जो एल्केलाइन KMnO4 है या एसिडिक K2Cr2 है वो लिखना मैंडेटरी है, इनमें से कोई एक, ठीक। ये है नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। इसका मतलब कार्बन के कंपाउंड्स आपके एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। एडिशन रिएक्शन मतलब इनमें हम कुछ एलिमेंट को ऐड करके और दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट किया जाता है एडिशन में। और एडिशन रिएक्शन में भी अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम एलिमेंट ऐड करेंगे तो इनके नेम चेंज हो जाएंगे। इफ़ वी ऐड हाइड्रोजन तो प्रोसेस आपका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, हेलोजन मेंबर जोड़ेंगे तो हेलोजनेशन हो जाएगा। तो इसमें हमने हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट लिया है। तो एडिशन रिएक्शन देखो, इसको हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहेंगे। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होती है, the reaction in which hydrogen is added in unsaturated hydrocarbons to convert into saturated hydrocarbon। तो बेसिकली इस रिएक्शन में, एडिशन रिएक्शन में और एडिशन में भी, हाइड्रोजनेशन में आप क्या करते हो, हाइड्रोजन एटम्स को ऐड कर देते हो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो आपका वो सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे निकल या पैलेडियम जो आपको दिख रहा है एरो के ऊपर, ये निकल और पैलेडियम यहाँ पे कैटालिस्ट हैं, जो कैटालिस्ट की तरह यूज़ किए गए हैं। कैटालिस्ट मतलब ये रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ कर देंगे, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देंगे। यहाँ पे अगर रिएक्शन फास्ट हो रही होगी तो वो जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी, रैपिड रेट हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक एक जो हाइड्रोजन है जो यहाँ पे अटैच हो जाएगा कार्बन कार्बन पे, तो ये कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। तो इस रिएक्शन का यूज़ करते हैं हाइड्रोजनेशन का, किसमें, वेजिटेबल ऑयल्स को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट किया जाता है इस प्रोसेस से, यानी कि वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है। पर जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो अनसेचुरेटेड होते हैं और वेजिटेबल घी में जो होता है वो आपका सेचुरेटेड होता है। इसलिए यहाँ पे RR जो लगे हैं ना, ये एल्किल ग्रुप हैं। तो ये आपकी ऑयल्स कन्वर्ट किए जा रहे हैं किसमें, घी में। तो ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो गई। यहाँ पे कैटालिस्ट है निकल या फिर पैलेडियम, आप इनमें से कोई एक निकल कैटालिस्ट का यूज़ करोगे। तो ये एडिशन रिएक्शन का हाइड्रोजनेशन टाइप्स था, जो कि अब कंप्लीट है। नाउ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा किसी अदर एटम के द्वारा, ठीक है। जैसे
CH4 में जब क्लोरीन मिलेगा तो क्लोरीन विल रिप्लेस 1 हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ से एक क्लोरीन का जो एटम बचेगा वो H के साथ HCl बना लेगा, और यहाँ पे वहाँ का एक हाइड्रोजन हट जाएगा मीथेन का, CH4 में से एक हाइड्रोजन हट के क्या बन जाएगा आपका CH3Cl बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। तो यहाँ CH4 में से एक हाइड्रोजन हट के रिप्लेस हो गया और ये यहाँ पे बन गया मिथाइल क्लोराइड, HCl अलग निकल जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसको हम कहते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। नाउ अब हमारे सिलेबस में 2 टाइप्स के कंपाउंड्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट विद इन डिटेल, with physical properties, uses, chemical properties, chemical formula. So what are these 2 compounds? First one is ethanol and second one is ethanoic acid. Ethanol is the second member of alcohol family क्योंकि इसमें OL आ रहा है, और ethane का मतलब 2 कार्बन चेन है तो 2 कार्बन एटम्स होंगे, तो it is the second member of alcohol family, and ethanoic acid is the second member of ethanoic acid, sorry carboxylic acid, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर है। इज इट क्लियर? नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। तो फर्स्ट आपको इथेनॉल का फॉर्मूला पता है CH3CH2OH, और वी कैन से C2H5OH। ठीक, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है इसका। नाउ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इथेनॉल की? इथेनॉल इज़ अ कलरलेस, प्लेजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट, यानी कि इथेनॉल कलरलेस लिक्विड होता है, स्मेल इसकी बहुत प्लेजेंट होती है, टेस्ट इसका बर्निंग होता है। क्लियर? तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप याद रखना। सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि पानी में ये घुल जाता है, सॉल्युबल होता है, मिसिबल होता है। वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल मतलब इट कैन वेपराइज इजीली, वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है। विद लो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका 351 केल्विन है, केल्विन में सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 माइनस कर देना, सेल्सियस में आ जाएगा। न्यूट्रल कंपाउंड है, इट मीन्स इट डजेंट हैव अ एसिडिक प्रॉपर्टी or nor basic property, it neither have acidic nor basic property, so it is a neutral compound. ठीक, now chemical properties, we have studied physical properties, now we are going to study chemical properties. तो in chemical properties first one is reaction with sodium। तो आप अगर इथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा? तो देखिए 2Na + CH3CH2OH, ये इथेनॉल हो गया, इसमें सोडियम मिला रहे हैं तो क्या होगा? इसमें जो H है ना, OH जो आ रहा है लास्ट में, देखो इथेनॉल में आ रहा है आपका OH, ये दिस वन OH, तो ये आपका सोडियम से रिप्लेस हो जाएगा, इसका जो H है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगी और सोडियम लग जाएगा आपका H की जगह, ये आ गया यहाँ पे, तो इसको कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड। तो इथेनॉल से किसमें कन्वर्ट हो गया? सोडियम इथॉक्साइड में कन्वर्ट हो गया। एंड दिस रिएक्शन इज यूज एज अ टेस्ट फॉर इथेनॉल बाय इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये इथेनॉल को टेस्ट करने के लिए की जाती है कि इथेनॉल आपका कंपाउंड है या नहीं है प्रेजेंट। ठीक, तो अगर आपके पास कंपाउंड है इथेनॉल लेकिन आपको पता नहीं है और आपने उसमें सोडियम मिला दिया तो यहाँ पे H2 गैस निकल जाएगी, तो H2 गैस की लिबरेशन की वजह से हमें पता चल जाएगा कि वो इथेनॉल है। बर्न विद पॉप साउंड, H2 गैस कैसे डिटेक्ट करी जाएगी? इट क्रिएट पॉप साउंड ऑन बर्निंग। ठीक है, तो ये रिएक्शन याद रखना कि व्हाट विल हैपन व्हेन सोडियम मेटल इज रिएक्टेड विद इथेनॉल, then sodium ethoxide is formed along with the evolution of hydrogen gas। ठीक, ये रिएक्शन ये ऐसे कंप्लीट करने के लिए आ जाएगी, सोडियम प्लस इथेनॉल गिव्स, तो आपको व्हाट यू हैव टू राइट? यू हैव टू राइट सोडियम इथॉक्साइड प्लस H2 इन प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ सेकेंड रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी है डिहाइड्रेशन। इट मीन्स इथेनॉल का डिहाइड्रेशन कराना है हमें। डिहाइड्रेशन मतलब इथेनॉल में से वाटर के मॉलिक्यूल को आप बाहर निकाल दोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? इथीन बन जाएगा। इट मीन्स इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथीन बाय अप्लाइंग व्हाट प्रोसेस? इट कैन बी रिएक्टेड विद हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू कन्वर्ट इनटू इथीन। इट मीन्स अगर आप इथेनॉल को रिएक्ट करा दोगे किसके साथ? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपका इथीन बनेगी, दिस इज इथीन, एंड H2O बाहर निकल जाएगा। यहाँ H2O बाहर निकल रहा है इसलिए ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन ऐसे भी पूछी गई है कि कन्वर्ट इथेनॉल टू इथीन, यानी कि इथेनॉल को इथीन में कन्वर्ट करो, तो आपको ये रिएक्शन दिखानी होगी। और यहाँ पे कंडीशन याद रखना, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है, और ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रोल भी पूछा गया कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे इसका क्या रोल है? इसका रोल है कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड
एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब इसने वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकलवा दिया, किसमें से, इथेनॉल में से। इसलिए कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ किसका काम कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। तो ये रिएक्शन आप याद रखेंगे। अच्छा, इसमें एक रिएक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं इथेनॉल की इथेनोइक एसिड के साथ, ये अभी हम पढ़ेंगे इसमें, यानी अभी हम इसमें आगे पढ़ेंगे। तो इथेनॉल की इथेनोइक एसिड के साथ आगे पढ़ेंगे। अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ अब आ जाता है आपका इथेनोइक एसिड, यानी कि अभी इथेनॉल की रिएक्शन ख़त्म हो गई हैं, अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इथेनोइक एसिड की। तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COH। इट इज़ द सेकेंड मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड हैविंग सोर टेस्ट। तो एसिड है तो टेस्ट तो इसका सोर होगा ही। हैव स्मेल ऑफ विनेगर, तो विनेगर में पाया जाता है सिरके में, तो इसमें सिरके की जैसी ही स्मेल आएगी। बॉइलिंग पॉइंट इज़ 391 केल्विन है इसका। सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 माइनस कर देना। वैन प्योर CH3COH इज फ्री, अच्छा कह रहे हैं प्योर CH3COH तो फ्रीज हो जाता है। इट फॉर्म्स कलरलेस आइस लाइक सॉलिड, सॉलिड आइस फॉर्म कर लेता है बिना कलर की। सो इट इज़ कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तो इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ठीक, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखो। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपकी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। डिफाइन एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, तो क्या होती है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, लिसन, द रिएक्शन in which ethanoic acid is reacted with ethanol in the presence of acid, or we can say sulfuric acid, here we can use sulfuric acid, to convert it into ester with water. इट मीन्स जब इथेनोइक एसिड और इथेनॉल आपस में रिएक्ट करते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो आपका एस्टर बनता है विद वाटर। इस रिएक्शन को हम कहेंगे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये एस्टर देख लीजिए, एस्टर क्या होता है। तो एस्टर होते हैं आपके स्वीट फ्रेगरेंस स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं ये, जिनकी बहुत ही स्मेल, बहुत फ्रेगरेंस बहुत स्वीट होती है। एंड इनका यूज़ करते हैं हम परफ्यूम्स बनाने में। एस्टर्स आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स, टू गिव फ्लेवर्स, टू ऐड फ्लेवर्स इन आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा। तो फ्लेवर्स ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं ये आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, क्योंकि बहुत अच्छी फ्रेगरेंस होती है इनकी, स्वीट फ्रेगरेंस होती है, और परफ्यूम्स बनाने में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो H2O बाहर निकल जाएगा और एस्टर बन जाएगा। ये एस्टर का फॉर्मूले, इसको हम इथाइल इथेनॉइड भी कहते हैं, एस्टर को हम इथाइल इथेनॉइड भी कहते हैं। स्वीट स्मेलिंग एस्टर इज फॉर्म्ड। अच्छा, ये फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन दिखा रखी है, ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है। ये तो बस सिलेबस में नहीं है, उसको पढ़ लेना आप। रिएक्शन विद बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड की इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो सोडियम एसीटेट बनेगा। सोडियम लग जाएगा एक H की जगह, यहाँ पे जो इथेनोइक एसिड का एक H है ना लास्ट में, यहाँ पे ये रिप्लेस हो जाएगा सोडियम से, तो यहाँ पे सोडियम लग जाएगा, ये सोडियम लग जाएगा, और यहाँ का OH और H वाटर बन के बाहर आ जाएगा। ठीक, तो ये बन गया सोडियम एसीटेट। क्लियर, तो ये बेस के साथ रिएक्शन हो गई। तो ये आपके टॉपिक्स ख़त्म हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का और इथेनॉल का। अभी एक रिएक्शन और है कार्बोनेट्स के और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, क्या बनाएगा, तो इथेनोइक एसिड सेम सोडियम एसीटेट ही बनाएगा, चाहे सोडियम कार्बोनेट हो चाहे आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। लेकिन यहाँ पे H2O के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलेगी जब आप कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इथेनोइक एसिड को ट्रीट कराओगे, बनेगा मेन प्रोडक्ट सोडियम एसीटेट ही। ठीक, तो ये आपके कंप्लीट हो गए दोनों टॉपिक्स। इसके जो भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या जो रिएक्शंस हो गई हैं वो PYQs की वीडियो में कवर कर लेंगे हम। अब एक टॉपिक और बचता है इसमें लास्ट, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लास्ट टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। अब पहले सोप्स पढ़ते हैं। सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा है COOH। अब इनके साथ जब लॉन्ग चेन ले लेते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड की, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन ले ली, जैसे C17H35, देख रहे हो कितने कार्बन की 17 एटम्स आ रहे हैं, तो 17 कार्बन एटम्स की कितनी लॉन्ग चेन फॉर्म हो जाएगी। तो और COOH था वहाँ पे, तो H हट के जब सोडियम या पोटेशियम लग जाता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन गया एक तरीके से, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट हो गया। अगर सोडियम लगेगा H की जगह तो सोडियम सॉल्ट हो जाएगा, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम लगेगा तो पोटेशियम हो जाएगा। तो इसको सोडियम, जैसे सोप का फॉर्मूला सोडियम स्टीरेट, सोडियम पाल्मिटेट इन्हें कहते हैं। तो ये C17H35 CONA ये आपके क्या हो गया, सोप का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में से H हट गया, रिप्लेस हो गया सोडियम के हेल्प के द्वारा। ठीक है, सोप्स आर इफेक्टिव ओनली इन सॉफ्ट वाटर। और सॉफ्ट और हार्ड वाटर होते हैं आपके,
सॉफ्ट वाटर क्या, जिसमें आयंस नहीं होंगे, बहुत कम होंगे, सॉल्ट्स आयंस जो सॉल्ट्स वगैरह होंगे वो बहुत कम प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे। हार्ड वाटर जिनमें मैग्नीशियम वगैरह ये सब सॉल्ट्स वगैरह ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, सल्फेट्स वगैरह ये सब प्रेजेंट होते हैं, वो आपका हार्ड वाटर होता है। तो सॉफ्ट वाटर में सोप्स जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, अच्छा काम करते हैं यानी कि। और डिटर्जेंट्स आपके अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या होते हैं, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट होते हैं। जबकि सोप आपका पोटेशियम सॉल्ट होता है या सोडियम सॉल्ट होता है। डिटर्जेंट्स आपके इफेक्टिव हैं दोनों चीज़ों में, हार्ड वाटर में भी सॉफ्ट वाटर में भी, दोनों में अच्छा वर्क कर सकते हैं ये। अच्छा, सोप मॉलिक्यूल में आपका स्ट्रक्चर देखना है। सोप मॉलिक्यूल का ना स्ट्रक्चर जो होता है वो 2 पार्ट्स में होता है डिवाइड। एक होता है इसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट, एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। अब हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा है, जो इसका आयोनिक वाला पार्ट है। जो आयोनिक वाला पार्ट होगा ना उसको कहेंगे हाइड्रोफिलिक, यानी कि जो COONA वाला पार्ट है वो वाला होगा इसका हमारा कौन सा वाला पार्ट, हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट होगा। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो इतना, COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये आपका कौन सा होगा, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब रिपेल करेगा, नहीं इसमें तो फिलिक का मतलब लविंग है, तो हाइड्रो का मतलब वाटर, फिलिक का मतलब लविंग। इट मीन्स वाटर लविंग वाला जो पार्ट होगा उसे हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक, यानी कि ये वाला पार्ट वाटर सॉल्युबल होगा एक तरीके से, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है। जबकि लॉन्ग चेन यानी कि जो C17H35 वाला जो पार्ट है इसको हाइड्रोफोबिक कहेंगे। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब फियर, यानी कि रिपेल करेगा। इसमें ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, तो ये किस में डिजॉल्व होगा, यानी कि जो कपड़ों में डर्ट लगी होगी, क्योंकि डर्ट आपकी ऑयल सॉल्युबल होती है, तो ये आपका ऑयल सॉल्युबल होगा, यानी कि डर्ट में जाके घुलेगा। और आयोनिक वाला पार्ट वाटर में जाके डिजॉल्व होगा। ठीक, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप देख लेते हैं अब इसमें। तो सोप में आपको यही याद रखना है कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक आयोनिक पार्ट होता है, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो होती है हाइड्रोफोबिक होती है, इट मीन्स ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होती है, ऑयल यानी कि गंदगी डर्ट में जाके डिजॉल्व हो जाती है। और जो आयोनिक वाला पार्ट है CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये आपका हाइड्रोफिलिक होता है, इट मीन्स ये वाटर में जाके डिजॉल्व हो जाता है। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में क्या है कि मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर, अभी बताया मैंने, जो जितनी भी गंदगी लगी होती है कपड़े पे वो ऑयली होती है नेचर में। और हाइड्रोफोबिक एंड्स अटैच इटसेल्फ विद डर्ट, तो हाइड्रोफोबिक वाला जो पार्ट है यानी कि जो लॉन्ग चेन वाला पार्ट है वो आपका किससे अटैच हो जाता है, वो अटैच विद डर्ट। एंड द आयोनिक एंड इज सराउंडेड विद मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, आयोनिक एंड आपका पानी में सराउंड हो जाएगा क्योंकि वो वाटर लविंग हो गया। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ रेडियल स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसल्स, तो आपके मिसल्स फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से मिसल्स का है। मिसल्स का स्ट्रक्चर देख लीजिए इस तरीके से। सोप मिसल्स हैव टू डिजॉल्व डर्ट, तो ये मिसल्स आपके डर्ट को डिजॉल्व कर देते हैं, या ग्रीस जो वाटर में जाके पहुंचा देते हैं, और क्लोथ में से सारी गंदगी बाहर निकल जाती है इस तरीके से ऑयल ड्रॉपलेट से। द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट्स विद सोप, तो जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में वो रिएक्ट्स कर जाते हैं सोप के मॉलिक्यूल से, फिर वो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं कॉल्ड स्कम, जो घुलेगा नहीं उसको स्कम कहेंगे। दिस स्कम क्रिएट डिफिकल्टी इन क्लींजिंग एक्शन, ये स्कम ही क्रिएट करता है डिफिकल्टी इन क्लींजिंग एक्शन में। इसलिए सोप आपके हार्ड वाटर में क्या है, बताया था ना, सोप आपके क्या करते हैं हार्ड वाटर में, क्या करते हैं, नहीं डिजॉल्व कर, मतलब गंदगी को साफ़ नहीं कर पाएंगे। ये सोप्स आपके सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वाटर में अच्छे इफेक्टिव होते हैं। तो इसलिए इसका रीज़न हो गया कि वाई सोप्स आर नॉट इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, तो इसका रीज़न आप ये लिखोगे क्योंकि इसमें जो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं वो सोप मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके एक इंसॉल्युबल प्रोडक्ट बना लेते हैं जिसको हम स्कम कहते हैं, और ये स्कम ही फिर क्लींजिंग एक्शन में डिफ़िकल्टी करता है सोप की। अच्छा, बाय यूज़ ऑफ डिटर्जेंट इंसॉल्युबल स्कम इज़ नॉट फॉर्म, लेकिन डिटर्जेंट का यूज़ करने से इंसॉल्युबल स्कम फॉर्म नहीं होता हार्ड वाटर में, इसलिए क्लोथ्स आपके साफ़ हो जाते हैं इफेक्टिवली इन हार्ड वाटर व्हेन यू हैव यूज्ड डिटर्जेंट या व्हेन यू आर यूजिंग डिटर्जेंट। तो इसमें बस सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में ये याद रखना, और बाकी इसमें जो क्वेश्चंस बोर्ड प्रीवियस ईयर वाले होंगे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे कवर हो जाएगा ये। तो नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन कम्प्लीटेड अकॉर्डिंग टू योर नोट्स के अकॉर्डिंग अभी चैप्टर कंप्लीट है। बाकी क्वेश्चंस की फॉर्म में इसको और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।